हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। और आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है बेटा ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारे सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये दो तरह का होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आइए समझते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। जो सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो किसी भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल आयन का मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब ये मूवमेंट कब तक होगा, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, यानी कि जब तक साम्य स्थापित ना हो जाए, ठीक है ना। जैसे 100 से 0 की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है। अब ये कब तक होगा, जब तक मामला 50-50 पे नहीं पहुंच जाता। आगे देखते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जो सब्सटेंस का मूवमेंट है वो हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जैसे 50 to 100। तो इसमें अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। विदाउट एटीपी और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में बेटा एटीपी का यूज नहीं होता, एनर्जी का यूज नहीं होता। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ये एटीपी डिपेंडेंट होती है, एटीपी या एनर्जी का यूज होता है। ये स्लोअर प्रोसेस है बेटा, ये फास्टर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एटीपी का यूज नहीं हो रहा तो स्लो प्रोसेस है, और इसमें एटीपी का यूज हो रहा है तो ये फास्टर प्रोसेस है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट बी प्रेजेंट, ऐसा भी हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज हो। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में और मे नॉट बी प्रेजेंट, जबकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है। देखिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट अफेक्टेड बाय। जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता अगर लो टेम्परेचर हो या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, या कोई वहाँ पे मेटाबॉलिक इनहिबिटर को डाल दिया जाए जैसे साइनाइड। तो उस स्थिति में पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन आराम से होता रहेगा। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन विल बी अफेक्टेड बाय लो टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन प्रेजेंट ऑफ मेटाबॉलिक इनहिबिटर दैट इज साइनाइड। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अब आइए अगर देखते हैं, जो बेटा ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, जो ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली दो तरह का होता है। एक बेटा होता है डिफ्यूजन और सेकंड होता है ऑस्मोसिस, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 टाइप्स का होता है, एक है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूजन बेटा 2 टाइप का होता है, एक है सिंपल डिफ्यूजन और एक है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आपने देखा जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो 2 तरह का है, एक है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन भी 2 तरह का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। वहीं पे जो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे बेटा सोडियम पोटेशियम पंप,
ठीक है ना, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है सोडियम पोटेशियम पंप या पोटेशियम पंप या सोडियम पंप या कैल्शियम पंप। तो बेटा जितने भी तरह के पंप होते हैं वो सारे एग्जाम्पल होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के। तो आइए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑस्मोसिस की। तो हम लोग बात करते हैं बेटा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की, और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, आप जानते हैं जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, वाटर को। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन, इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। जो बेटा मूवमेंट है, पहली बात ऑस्मोसिस में हम लोग किसके मूवमेंट की बात करते हैं, वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं ओनली। तो कहाँ से कहाँ बेटा, जहाँ पे वाटर ज़्यादा है से लेकर जहाँ पे वाटर कम है उसको मूवमेंट को हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस में। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है वो थ्रू हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है टिल reaches डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, कब तक ये मूवमेंट होता है, जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। ठीक है ना, इसको समझ के देखते हैं, आइए देखते हैं इसको समझ के। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, एक कंटेनर है और वो आपस में डिवाइड है थ्रू SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये बेटा A और ये है B। अब इसमें A में 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, और B वाले में भी 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो जो ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये क्या है बेटा, हमारा सॉल्वेंट है। ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। अब इसमें हमने क्या किया कि हमने 50 मॉलिक्यूल साल्ट डाल दिया और इसमें हमने 100 मॉलिक्यूल साल्ट डाला। तो ये क्या है बेटा, सॉल्यूट है ना। और जो ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर क्या बना है, सॉल्यूशन। तो जो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसमें 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और इसमें 50 मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट है, और इस वाले में 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट है, यानी कि सॉल्यूट है। अब देखो बेटा यहाँ पे जो 1000 में से 50 मॉलिक्यूल वाटर के हैं वो तो एसोसिएटेड हो जाएंगे 50 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट से। तो यहाँ पे कितना बेटा, 950 फ्री मॉलिक्यूल बचते हैं वाटर के, और यहाँ पे 1000 में से 100 मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होंगे 100 मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट से। तो यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है बेटा 900। तो यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है, 950, और यहाँ पे फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है 900। तो देखिए हमें सिर्फ बात किसकी करनी है, सॉल्वेंट की बात करनी है, यानी कि वाटर की बात करनी है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वाटर का, फिर से पढ़ के देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। हमें सिर्फ वाटर की ही बात करनी है। तो वाटर यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर कम है, तो जो मूवमेंट है बेटा वो होगा A to B, पहली चीज़। ठीक है ना, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये परफॉर्म किया है। तो जो वाटर का मूवमेंट है बेटा वो होगा कैसा, A to B। अब देखिए सर, इसको हम इस डेफिनेशन को और कितनी तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ऐसा जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। और जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर वाटर है और 1 लीटर वाटर में हमने 100 ग्राम ग्लूकोज मिलाया और दूसरे 1 लीटर वाटर में हमने 500 ग्राम ग्लूकोज मिलाया, तो ज़्यादा मीठा कौन सा होगा,
500 ग्राम ग्लूकोज वाला। तो बेटा क्या है, जो 500 ग्राम ग्लूकोज वाला वाटर है वो हम उस सॉल्यूशन को बोलेंगे वो सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड है। और उसके सामने जो 100 ग्राम ग्लूकोज वाला सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो ए वाला कंटेनर है, जो ए वाला कंटेनर है बेटा, जो ए वाला कंटेनर है उसमें सॉल्यूट कितना है, 50 साल्ट्स हैं, 50 मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट हैं। तो ये कैसा है बेटा, डाइल्यूट है। और जिसमें 100 मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट हैं वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन बन गई है किसकी, ऑस्मोसिस की। लिख के देखते हैं, देखिए कैसा कैसा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट यानी कि हायर कंसंट्रेशन नहीं आप बोलेंगे, हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। अरे डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। तो हम यही बात को दूसरे तरह से बोल रहे हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन across SPM, ठीक है ना, टिल रीचेस द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर कहीं पे सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू, कब तक, जब तक डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, दो तरह की डेफिनेशन हो गई बेटा। एक तो हमने सॉल्वेंट को लिया है किसके, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में, और एक हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच में हमने डेफिनेशन को देखा है। अब देखिए तीसरे तरह की डेफिनेशन समझिए, एक टाइप और हो सकता है इसका डेफिनेशन का। देखिए बेटा, जो कंसंट्रेशन है वो बताती है टोनिसिटी, ठीक है ना। तो बेटा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा या जिसमें लेस कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन में, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, जो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वो होगा हाइपोटोनिक, और जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है ना, वो होगा हाइपरटोनिक। तो कोई एतराज़ तो नहीं कि इस डाइल्यूट को मैं लिख देता हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए हमारी तीसरी डेफिनेशन तैयार हुई कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक solution across the plasma membrane till reaches dynamic equilibrium, ठीक है ना। अब देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि पानी ज़्यादा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि क्या, सॉल्यूट कम पानी ज़्यादा। तीनों ही बातें एक है, तीनों ही डेफिनेशन एक है, लिखा अलग अलग तरीके से गया है ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। एक में हम वाटर के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, एक में हम सॉल्यूशन डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और एक में हम लोग बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। तो देखो बेटा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर के रेस्पेक्ट में, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। ये ऑस्मोसिस की तीन डेफिनेशंस हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखिए, हम लोगों ने बचपन से सुना है
कि भैया अगर एनिमल सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखो तो क्या होगा, अगर प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखो तो क्या होगा। तो ये सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं ऑस्मोसिस की। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एनिमल सेल को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एनिमल सेल को। अब क्या होगा कि अगर एनिमल सेल को प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होगा अगर किसी एनिमल सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो देखते हैं क्या होगा। जैसे ये बेटा क्या है, ये एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है हमारी एनिमल सेल। और चूंकि ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो इसका मतलब यह है एनिमल सेल कैसी है, हाइपरटोनिक। एनिमल सेल कैसी है, हाइपरटोनिक, क्योंकि हम उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना। अगर ये हाइपरटोनिक है तभी ना ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। तो हाइपोटोनिक को जल्दी से रिकॉल करते हैं। हाइपोटोनिक का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जहाँ पे सॉल्यूट का कंटेंट कम है और सॉल्वेंट का कंटेंट ज़्यादा। और सॉल्वेंट क्या है बेटा, वाटर। इसका मतलब यहाँ पे वाटर बेटा क्या है, कंसंट्रेशन में ज़्यादा है और यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन में कम। अब आप जानते हैं कि वाटर हमेशा मूव करता है डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड पे, या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए हाइपोटोनिक है। तो यहाँ से वाटर मूव करेगा सेल के अंदर। अब जब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। इसका रिजल्ट क्या होगा, सेल हो जाएगी टर्जिड, यानी कि फूल जाएगी। अब चूंकि ये एनिमल सेल है तो क्या होगा, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा टर्जिडिटी गेन कर लेगी तो क्या हो जाएगी बेटा, गेट रप्चर्ड। ठीक है ना। कुछ समय बाद ये जो एनिमल सेल है वो टूट जाएगी, फट जाएगी, यानी कि रप्चर हो जाएगी। तो आपने देखा कि अगर किसी एनिमल सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो एंडोस्मोसिस होगी, सेल टर्जिट होगी और हो सकता है वो रप्चर भी हो जाए। ठीक है ना। दूसरा केस देखते हैं हम लोग। दूसरे केस में एनिमल सेल को प्लेस करते हैं हम लोग, प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर एनिमल सेल को हमने प्लेस किया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो भैया क्या होगा, तो देखिए सर, ये है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ये है बेटा एनिमल सेल जो कि है हाइपोटोनिक। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ, हाइपरटोनिक का मतलब हुआ यहाँ पे वाटर कंटेंट है कम और सेल के अंदर वाटर कंटेंट है ज़्यादा, है ना। और आप जानते हो कि हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है, यानी कि सेल के अंदर से वाटर जाएगा बाहर। अब जब सेल के अंदर से वाटर बाहर जाता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। अब जब एक्सोस्मोसिस होती रहेगी तो सेल क्या होगी बेटा, श्रिंक होगी, यानी कि फ्लैसिड होगी, या फिर कैसी होगी, श्रिंक होगी। तो अगर कोई नॉर्मल एनिमल सेल है तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फ्लैसिड हो गया, श्रिंक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सर, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, रेड ब्लड जो सेल्स हैं, ठीक है ना, जो ह्यूमन की आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसके लिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं क्रीनेटेड। ठीक है ना। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके लिए टर्म यूज़ होता है क्रीनेटेड। क्रीनेटेड का मतलब होता है कि जो नॉर्मल आरबीसी है, जो नॉर्मल आरबीसी है आप जानते हो, जैसे ये क्या है, ये है नॉर्मल आरबीसी, ये है नॉर्मल आरबीसी। तो ये नॉर्मल आरबीसी कैसी हो जाएगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी, यानी कि क्रीनेटेड हो जाएगी। नॉर्मल आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्रीनेटेड हो जाएगी। तो सिर्फ आरबीसी के लिए यहाँ पे वर्ड फ्लैसिड या श्रिंक यूज़ नहीं होता, क्रीनेटेड यूज़ होता है। एग्जाम में आ चुका है, ध्यान देने वाली बात है। प्लांट सेल की हम लोग बात कर रहे हैं।
प्लांट सेल की। और क्या होगा अगर प्लांट सेल को कर दिया जाए प्लेस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अगर प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस्ड कर दिया जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। तो देखो बेटा, ये है एक प्लांट सेल और आप जानते हैं इसमें होती है सेल वॉल। ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका मतलब सेल के अंदर कंडीशन है हाइपरटोनिक। सेल के अंदर कंडीशन बेटा कैसी है, हाइपरटोनिक। अब ये हाइपरटोनिक है यानी कि यहाँ पे वाटर का कंटेंट है ज़्यादा और सेल के अंदर वाटर है बेटा कम अमाउंट में। और आप जानते हो कि वाटर मूव करता है हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक, वाटर की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे पहले की तरह होगा एंडोस्मोसिस, सेल टर्जिड होगी, सेल टर्जिड भी होगी, एंडोस्मोसिस भी होगा, लेकिन नॉट गेट रप्चर्ड। सेल बेटा रप्चर नहीं होगी, ठीक है ना। एनिमल सेल में हमने पढ़ा था कि एंडोस्मोसिस होगी, टर्जिड होगी, और टर्जिडिटी गेन करने के बाद में हो सकता है कि सेल रप्चर भी हो जाए, टूट जाए, फट जाए। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस प्लांट सेल के पास में बेटा रिजिड सेल वॉल है, इसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद में रप्चर नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होगा अगर प्लांट सेल को हमने प्लेस किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं बेटा। ये है एक प्लांट सेल, ये है एक प्लांट सेल, ये सॉल्यूशन है बेटा हाइपरटोनिक, और इसका मतलब ये है सेल हाइपोटोनिक। क्लियर बेटा, वो है हाइपरटोनिक और ये है हाइपोटोनिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे वाटर कंटेंट है कम और सेल के अंदर वाटर कंटेंट है ज़्यादा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाटर मूव करेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगी एक्सोस्मोसिस, यानी कि पानी कहाँ जाएगा, बाहर। यहाँ पे एक्सोस्मोसिस भी होगी, ठीक है ना। सेल श्रिंक भी करेगी, लेकिन सेल श्रिंक नहीं करेगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, चूंकि ये प्लांट सेल है और इसकी सेल वॉल का शेप जो है वो निर्धारित है, रिजिड है, इसीलिए जो ये प्लांट सेल है इसकी पूरी सेल ये श्रिंक नहीं करेगी, फ्लैसिड नहीं होगी। जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर बेटा क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा बेटा, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म टेक प्लेस। पूरी सेल बेटा यहाँ पे श्रिंक नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ अंदर का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करता है। और जो ये श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जो श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ध्यान दीजिए बेटा, ये टर्म यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए, प्लाज्मोलिसिस। यानी कि श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। पूरी सेल श्रिंक नहीं होगी क्योंकि इसके पास है रिजिड सेल वॉल, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। और जो सेल है उसको बोला जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब देखो बेटा, अगर इस सेल को वापस से हम वाटर में प्लेस कर दें, यहां से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है यानी कि उसको वापस से हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दें, तो ये जो सेल है बेटा ये हो जाएगी, अगर इस सेल को हमने प्लेस किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वापस से, तो ये हो जाएगी डी प्लाज्मोलाइज्ड,
कैसी हो जाएगी बेटा, डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, यानी कि जो इसका प्रोटोप्लाज्म है वो वापस से टर्जिडिटी को रीगेन कर लेगा और वापस से ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो टर्जिड हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस और सेल को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाता है, इस श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस और सेल को बोला जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अगर वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या वाटर में इसको प्लेस कर देते हैं तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो अपनी टर्जिडिटी को रीगेन कर लेता है, साइज को रीगेन कर लेता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस और सेल को बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। आगे की हम लोग बात करते हैं बेटा। तो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हमने देखा। एक सॉल्यूशन होता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सेल है, जो कंसंट्रेशन सेल की है वही कंसंट्रेशन बाहर के कंटेनर के एटमॉस्फेयर की हो, तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो क्रिएट हो गया है वो सिचुएशन क्रिएट हो गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है बेटा और ये SPM है, ये A है और B है। यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और यहाँ पे भी 1000 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, प्लस यहाँ पे हमने 50 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट डाल दिया है और यहाँ पे भी हमने 50 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट डाला है। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में A और B में जो कंसंट्रेशन है वो सेम है और इस सेम कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है, ठीक है ना, नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज 0। जो बेटा सब्सटेंसेस का नेट मूवमेंट है यहाँ पे 0 होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि वाटर के 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे गए, 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे गए, तो सेम 10 मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर के यहाँ पे भी आएंगे। तो इसका मतलब जो नेट चेंज था, जो नेट मूवमेंट था, वो कैसा हो गया बेटा? 0 हो गया। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिक से, क्योंकि नीट है, एकदम हलवा क्वेश्चन तो देंगे नहीं आपको। तो देखो बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? 0.6% NaCl सॉल्यूशन जो है वो कंसीडर किया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन को भी हम कंसीडर करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरह। तो अब देखो, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 6% NaCl सॉल्यूशन में हमने कुछ डाला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक। या 5% ग्लूकोज में, तो वो सॉल्यूशन कैसा है? आइसोटोनिक। अब हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक ना बोले, तो कैसे बोलेंगे? अगर 0.6% से कम है, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.5%, या फिर यहाँ 5% ग्लूकोज से कम है, 4, 2, 3, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 5% से कम है, यहाँ पे 0.6% से कम है, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक। अगर यहाँ पे ज़्यादा है, मान लीजिए हमने बोल दिया 6% ऑफ NaCl, तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूज़न को, ठीक है ना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।